हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो जून 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी के साथ साथ आपके सेट के एग्ज़ाम की तैयारी होती है, किसी भी स्टेट का आप दे रहे हो। और यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी की परीक्षा, जीआईसी, जीडीसी, अभी जैसे कि आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, और आप जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट एजुकेशन की परीक्षा दे रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो सेकंड पेपर एजुकेशन का मैं यहाँ पर कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के आपकी जो कम्युनिकेशन की यूनिट है, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन, संचार, है ना। तो यहाँ पर ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन अलग अलग दिखते हैं, हर बार नए पैटर्न के क्वेश्चन दिखते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो हम लोग की ये पहले नंबर की क्लास है, आज पहली क्लास है, ठीक है, फर्स्ट नंबर की। तो यहाँ पर हम बेसिक से एडवांस तक की तैयारी करते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 100% जेआरएफ है, ठीक है। तो अभी जो एग्ज़ाम आपका होगा जून में, उसको आपको जेआरएफ की जो है तैयारी ध्यान में रख के करनी है, ठीक है, कि जेआरएफ आपका क्लियर होना चाहिए। और हम इसी तरह से यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार एग्ज़ाम देंगे, या आप 1-2 अटैम्प्ट ले चुके हैं और कुछ नंबर से रह गया है, तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, 1-2 अटैम्प्ट लिया है, या आपने खुद एग्ज़ाम दिया है, या बिगिनर है, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है किस तरह का हाई हो गया है। क्योंकि अब क्या है, कॉन्सेप्ट का डीपली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ऊपर ऊपर से काम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको दे दी जाती है, ठीक है। जैसे कि पीएचडी एंट्रेंस का कहीं एग्जाम होने है, या कोई आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको दे देती हूँ PDF के फॉर्म में, ठीक है। कोई कंटेंट प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। और कई बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाता है जब कोई वीडियो मैं डालती हूँ, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज पहले नंबर की जो है आपकी क्लास है आज, और इसके अलावा भी मैंने बाकी यूनिट्स भी आपकी स्टार्ट कर दी है, तो आप देखिएगा। इसीलिए मैंने सारी यूनिट्स को स्टार्ट करके आपके लिए रखा है, ताकि आपको ये ना लगे कि मतलब जैसे क्या होता है, बोरियत सी होने लगती है कि अगर आपने एक यूनिट पढ़ा। वैसे तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, रिसर्च भी हमने आधा कर लिया है। तो आप देखिएगा, तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, चीज़ों को समझने का मिलता है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठते हैं, तो उसमें तो सारी ही चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो इसलिए आपको चीज़ों को जानना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए आपकी जो सिलेबस में है ना, ये आपका सिलेबस है कम्युनिकेशन का। इसमें आपको देखिए कम्युनिकेशन की मीनिंग है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये चीज़ें दी हैं। उसके बाद देखिए जो आपको टर्म्स दिए हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। और उसके बाद इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, और क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको टर्म्स दिए हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में इतनी चीज़ें बस मेंशन हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके पूछे जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन से जो सवाल आपके बनते हैं वो आपके टीचिंग और आपका प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरह से ये जो है कंबाइन करके ऐसे पूछे जाते हैं। इनको अप्लाई मोड पे पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन मोड पे, ठीक है। इनको आप कैसे यूज़ करते हो अपने दैनिक व्यवहार में, या आप दैनिक जो आपकी क्लासेस होती हैं इंटरेक्टिव, जैसे यहाँ पर कह रहा है ना, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाते हैं। अप्लाई का मोड है, मतलब है कि अप्लाई मोड किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जो चीज़ें आपने थ्योरी में पढ़ी हैं उन्हें आप कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया कि सिलेबस देखिए, और लेकिन क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आपको पूरा बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बताऊंगी। देखिए कम्युनिकेशन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से माना जाता है, ठीक है। कम्युनिस्ट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया था, इसलिए सारी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी। ये नहीं कि आपको मैम क्या पढ़ा रही है, हिस्ट्री पढ़ा रही है, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कम्युनिस्ट शब्द का क्या अभिप्राय है, कॉमन या सामान्य, है ना। तो ये इसका मतलब हो जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है, कम्युनिस्ट से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है, और कम्युनिस्ट
का अर्थ क्या है? कम्युनिस्ट, ये देखिए COMMUNIST, ठीक है। इस वर्ड का मीन्स क्या है? कॉमन और कॉमन, ठीक है, मतलब सामान्य, कॉमन या सामान्य। मतलब कहा जा सकता है कि संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है, ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप जो है आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जैसे कि मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, आप उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी कम्युनिकेशन में। उसके बाद देखिए, अब इसके जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन आपके इन्हीं जो है इन सब पॉइंट से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझना, बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप स्थापित होता है जब आप दो लोगों के या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई भी संचार हो रहा होता है। इसमें विचार विमर्श और विचार विनिमय, ठीक है, मतलब यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है या एक्सचेंज ऑफ आइडिया। एक चीज़ आपने दूसरी तरफ जो है पहुँचाई, अपने विचारों को, तथ्यों को, फीलिंग्स को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो इसका मतलब कि आपके पास एक से दो लोग, एक या दो से अधिक लोग होने चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ? एक 2 वे प्रोसेस है, अर्थात इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश लेने वाला। मतलब इसमें आपके पास 2 लोग होंगे, 2 पार्टीज, है ना। कह रहा है इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, दैट इज देयर आर 2 पार्टीज, वन इज द सेंडर एंड द अदर इज द रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर कौन हुआ? जो सेंड कर रहा है, जो मैसेज को दे रहा है, और रिसीवर कौन है? जो रिसीव कर रहा है, भावों को समझ रहा है, फीलिंग्स को समझ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने की जो कोशिश कर रहा है वो रिसीवर है ना। तो इस तरह से संप्रेषण प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है ना। और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष, जैसे कि थॉट्स हो सकते हैं, विचार होते हैं, मतलब भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं किसमें? कम्युनिकेशन में। तो ये तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, संप्रेषण के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। क्या क्या? सूचना प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद टू सेंड ब्रॉडकास्ट इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स और मैसेज, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ऑर्डर और मैसेज दे सकते हो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन हम कहाँ देंगे? जैसे कि क्लासरूम में टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, अनुदेशन जिसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टीचिंग में बता दी हैं। अब जब आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि टीचिंग में मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पर, या फिर क्लासरूम में आप टीचर जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन है ना। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो टीचिंग और कम्युनिकेशन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है, यूनिट का है या कम्युनिकेशन का है। दोनों ऐसे मिला जुला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का समझना, ऐसे जो टर्म्स आ रहे हैं इनका समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखिए, अभी जो इसका अगला कार्य है वो क्या है? परस्पर विश्वास जागृत करना, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना चाहिए। मतलब जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, सेंडर जो बताना चाह रहा है, वो रिसीवर उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका जो इसके कार्य बताए। उसके बाद देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन म्यूचुअल इंटरैक्शन एंड फीडबैक इज नेसेसरी। फीडबैक भी ज़रूरी होता है। फीडबैक मतलब जो आप तुरंत जो है उत्तर जो मिलता है, प्रति उत्तर जिसको कहते हैं, ठीक है, तुरंत रिप्लाई मिलता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप लोग बताइए कि आपने जो है, आपको इतनी चीज़ें समझ में आई, तो अगर आपने तुरंत लाइक किया या कमेंट किया, ये हो गया मेरे लिए फीडबैक होता है, ठीक है, ये मेरे लिए फीडबैक हुआ कि आपको ये वीडियो समझ में आई, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आया, कम्युनिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो ये फीडबैक हुआ। अब ये 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर हम नेगेटिव फीडबैक टीचिंग में नहीं यूज़ करते हैं, है ना। हमेशा पॉजिटिव फीडबैक, हमेशा बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ही आप फीडबैक को यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है पृष्ठ पोषण, जो आप तुरंत रिप्लाई करते हो, तुरंत अपना जो भी आपको मतलब एक्शन लेना होता है आप वो करते हो, ठीक है। संप्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जाता है और ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि कम्युनिकेशन में आपने कहा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का होता है। मतलब यहाँ पर ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, आप बोल के बता रहे हो, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, सिम्बोलिक, है ना, जैसे आपने इशारे से कहा चुप हो जाओ, तो
मतलब क्लासरूम में आपने कहा ऐसे साइलेंस, है ना, तो आपने इशारे से कहा, मुंह से कुछ नहीं बोला, तो ये जेस्चर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में हो गई, सांकेतिक रूपों में। तो इस तरह से वर्बल और नॉन वर्बल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसकी जो फीचर्स है ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद संप्रेषण सदैव डायनेमिक होता है, ठीक है, हमेशा डायनेमिक प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन तभी हो रहा होगा जब मतलब ये डायनेमिक, आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है ना, तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इस तरह से ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये 2 वे प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, यहाँ पर सेंडर रिसीवर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं, है ना, ये चीज़ें हो गई, मतलब एक पर्पस होता है ना। तो ये सारी इसकी क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक है, तो बहुत सारी, लेकिन मैं आपको जनरल चीज़ें बता रही हूँ जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आपको कौन कौन सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप देखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए मैंने बुक्स के बारे में बता रखा है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स हैं और मिनिमम, फालतू की कोई बुक्स नहीं है। जो मैंने खुद से रेफ़र किया है उन्हीं को आपको सजेस्ट कर रही हूँ, वो अच्छी बुक्स हैं, तो आप उनको देखिएगा। कम से कम बुक्स बताने की कोशिश की है मैंने, पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं 2024 के लिए, सारी अलग से प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है यूनिट वाइज, ठीक है। तो आप उनको देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोट्स भी आप बनाना शुरू करिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, है ना। नोट साथ साथ ही बनाते चलिए, तो उससे क्या होगा, लास्ट में आपको जो है बर्डन नहीं होता है, और वही नोट्स आपके काम आएंगे। ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं आएंगी, आपके जो खुद के क्रिएट किए हुए नोट्स हैं वही काम आते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, एक डायनामिक पर्पसफुल बाइपोलर प्रोसेस इन विच देयर इज ए कम्युनिकेशन कंटेंट, ए कम्युनिकेटर एंड अ रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों होता है, और डायनेमिक प्रोसेस है, पर्पसफुल है, बाइपोलर होता है, ठीक है। तो इन दिस कम्युनिकेशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आइडिया टेक प्लेस थ्रू रिटन, ओरल और साइन, है ना। तो इस तरह से क्या है, लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से हम सूचनाओं और विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, जो कि किसने दी थी, कुलश्रेष्ठ जी ने, ठीक है, एसपी कुलश्रेष्ठ जी ने दी थी। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि बुक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उनको देख लीजिए, उन वीडियोस को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगी और आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं। बहुत छोटे, कई बार 1 लाइनर ही होते हैं, कई बार टेबल फॉर्म में होते हैं, और जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहते हैं ना, तो वो कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होते हैं। आपकी बार भी जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2023 में आपके 3 बार एग्जाम हो चुके हैं। फरवरी मार्च में हुआ, फिर आपका जून वाला सेशन हुआ, फिर आपका ये दिसंबर वाला हुआ, है ना। तो इस तरह से अभी दिसंबर वाले पेपर नहीं आए हैं, तो वो जो है उसमें भी कम्युनिकेशन के कुछ अलग ही वर्ड्स पूछे गए, जो अलग अलग टर्म्स हैं उस तरह के सवाल पूछे गए। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है। और ऐसे तो सिलेबस में आपने देखा ही, मैंने दिखाया आपको फर्स्ट स्लाइड में कि ज़्यादा सिलेबस में तो कुछ नहीं दिया है। तो जब हम क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं ना, तो वो हमें सारे नए टर्म्स आपको पता लग जाते हैं, और मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ, है ना। तो अब हम यहाँ पर थोड़े से वो क्वेश्चन देख लेते हैं कम्युनिकेशन के। ये सारे PYQs आपके 2021 के हैं, ठीक है, 2021, 22, 23, और मैं उसके पहले के भी सारे करवा दूंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपके पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना, तो उसी से बार बार आएंगे। तो क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में हम समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और कई बार कम्युनिकेशन की जो यूनिट है ना, बच्चों के लिए बहुत सिरदर्द बन जाती है, क्योंकि हर बारी कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, ये सारे आपके 2021 में क्वेश्चन आए थे। द लैटिन वर्ड्स कम्युनिस और कम्युनिकेयर फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड मीन्स, मतलब जो आपका लैटिन शब्द था कम्युनिस अथवा कम्युनिकेयर, जिससे कम्युनिकेशन पद की उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या है। तो मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब है कॉमन, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या चीज़ सही लग रही है, मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, है ना, उपलब्ध सूचना को सामान्य बनाना, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये तो आपको पहले ही मैंने बताया कि जो है लैटिन शब्द कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, है ना, सामान्य। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना,
इसमें देखिए पावर एंड स्टेटस आर सेड टू कॉज बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। शक्ति और हैसियत संचार में ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि शक्ति और हैसियत मतलब जो आपकी पावर और स्टेटस है कौन से अवरोध को उत्पन्न करेंगे। क्या टेक्नोलॉजिकल, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कल्चरल भी नहीं होगा, क्योंकि कल्चरल कहाँ पे होता है, जब डिफरेंट जो है आपके कल्चरल के लोग के बीच कम्युनिकेशन होता है ना। फिजिकल से भी मतलब नहीं होती, ये होती है आपकी शब्दार्थ संबंधी, सिमेंटिक, है ना। तो शक्ति और हैसियत से संबंधित जब आपका ये होता है तो ये बैरियर्स की बात हो रही है। जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा था आगे, तो ये उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हम पढ़ते जाएंगे। अभी जब आगे मैं ऐसे ही आपको थ्योरी की भी क्लास कराऊंगी और साथ में PYQs भी करवाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है, एक गूगल मीट पर आयोजित कक्षा, एक क्लास कंडक्टेड ऑन गूगल मीट, जिसमें जो गूगल मीट पर आयोजित कक्षा है इसमें विद्यार्थी और शिक्षक चर्चा में लगे, एक डिस्कशन हो रहा है। ये किसका उदाहरण है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको समझना है चीज़ें, अब इसमें देखिए 4 टर्म्स दिए हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है ना। तो जब गूगल मीट की बात हो रही है तो गूगल मीट में क्या होगा, ये ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, है ना। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब आदमी स्वयं से बातें करता है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर ध्यान, चिंतन, भगवान से प्रार्थना करना है। तो एक व्यक्ति के भीतर जो संचार हो रहा होता है इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है, इंट्रापर्सनल। हिंदी में जब पढ़ेंगे ना तो वो थोड़ा सा इसमें जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। तो आप उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाता है इंट्रापर्सनल, जो व्यक्ति स्वयं से बातें करता है। जैसे आप खुद से सब बात करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, ईश्वर मेरा ये कर दो, है ना, मेरा नेट JRF क्लियर कर देना जून में। तो ये क्या हो गया, आप स्वयं से बातें कर रहे हो, है ना। तो इसमें आपके सामने कोई और दूसरा नहीं है, तो ये इंट्रापर्सनल हो जाता है, एक व्यक्ति के भीतर संचार। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जो ऑडियंस है वो बहुत डाइवर्स फील्ड की है, अलग अलग डायरेक्शन से आई हुई है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ हम जिनको नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर सोर्स तो एक होता है और बहुत सारे, मतलब मास कम्युनिकेशन, मास में ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे मास में होते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ऑफिस वगैरह में जब क्या होता है कि कोई जो बॉस है वो अपने से नीचे वालों को, जो उसके जो अंडर में लोग हैं उनको जो है कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैं सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आज आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो अब यहाँ देख लेते हैं जो गूगल मीट क्लासरूम है ना, यहाँ पर a form of group communication as it involves a defined group of participants engaging in real time communication। जो गूगल मीट क्लास है ना, यहाँ पर क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या है, जैसे आप लाइव क्लासेस में क्या करते हो, ये गूगल मीट कब से आया, जब हम यहाँ पर हमारे मतलब यहाँ कोरोना का टाइम था, है ना। कोरोना के टाइम से क्या हुआ कि गूगल मीट क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस सारी चीज़ चलने लगी, है ना। तो सारे बच्चे जितने थे वो सब इसी में पढ़ते थे। तो इसमें क्या हुआ कि आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब आप तुरंत के तुरंत सवाल पूछ सकते हो और जवाब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल क्लासरूम में होती हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे होंगी, ठीक है। तो इस तरह से अब मास कम्युनिकेशन में क्या है, यहाँ पर लार्ज एनोनिमस ऑडियंस होते हैं, मतलब यहाँ पर गुमनाम दर्शक होते हैं, जो कि मतलब हम जिनको जानते नहीं हैं। लेकिन क्लासरूम में तो क्या है, वो बच्चे हमारे नोइंग हैं, हम जानते हैं उनको, और कुछ ही लोग हैं, 35-40 बच्चे होंगे क्लासरूम में, है ना। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, और इस तरह से यहाँ तक पहुँचना मतलब आपको फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीडबैक नहीं मिलता है, किसमें, मास कम्युनिकेशन में तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल मीट में क्या है, फीडबैक मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी समझा रहे हो तो बच्चे तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना होगा तो वो पूछेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया गूगल मीट और मास कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई। तो गूगल मीट क्या है, गूगल मीट इज डिज़ाइन फॉर स्मॉलर इंटरैक्टिव ग्रुप सच एज क्लासरूम और वर्क टीम, है ना। कहीं वर्क टीम में काम करना होता है तो भी हम गूगल मीट का यूज़ करते हैं, और क्लासरूम में तो होता ही है ना, जब कभी ऑनलाइन मोड पे पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बीइंग ए स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ मीडिया मीन्स, मीडिया के स्मार्ट उपभोक्ता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर
इसमें देखिए जो स्मार्ट उपभोक्ता से मतलब क्या है, स्मार्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, हम लोग, है ना, जो कि हमको कोई भी ऐड दिखाया जाता है तो वहाँ पर जैसे कि आपको बूस्ट के बारे में बताया है ना, कौन बताते हैं, कपिल देव जी आके बताते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो आप जब आप बूस्ट लेने जाओगे तो उसके बारे में कई चीज़ें पता करके जाते हो कि क्या वास्तव में अच्छा है ना, आप उसको देखोगे, किसी ने यूज़ किया है उससे पूछोगे, तो ये आप क्या है, स्मार्ट कंज्यूमर, है ना। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि बीइंग मीडिया के स्मार्ट उपभोक्ता का मतलब क्या है, बीइंग अडॉप्ट और एट रिकॉग्नाइज सुटेबल एंड नॉट सुटेबल फॉर्म ऑफ मैसेज, ठीक है, संदेशों के सूक्ष्म और अनगढ़ रूपों को पहचानने में पारंगत, है ना। यहाँ पर देखिए जो और ऑप्शन है, अपनी पसंद के कुल चुनिंदा चैनल का, तो इससे कोई मतलब नहीं है, जनसंचार के चैनल नहीं, है ना, प्राप्त संदेशों में अविश्वास, ऐसा नहीं है, हम तुरंत ही अविश्वास भी नहीं करते हैं, चीज़ों को जान के, परख के, उनके सोर्सेस को पहचान के, है ना, ये सारी चीज़ें तब करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हो गया आपका स्मार्ट मीडिया कंज्यूमर ऑल्सो कंसिडर द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज एंड एम टू फॉर्म वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बेस्ड ऑन ए बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस पर्सपेक्टिव। मतलब ये जो उपभोक्ता है स्रोतों की विश्वसनीयता पर भी विचार करते हैं, ठीक है, कि कितना ऑथेंटिक सोर्स है, और विभिन्न दृष्टिकोणों की संतुलित समझ, मतलब आप कई तरह से लोगों के विचार जान लेते हो, उसके जो है बारे में सारी जानकारी ले लेते हो, फिर आप जाके उस पर काम करते हो, तो एक राय बनाने का लक्ष्य रखते हैं, तो ये हो जाता है स्मार्ट उपभोक्ता, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब ये देखिए, ये भी आपका नवंबर में पूछा गया था 2021 में। इसमें कह रहा है पत्रों के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण किसका उदाहरण है, दो पत्रों के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच। तो इसमें जो आपका होता है, देखिए इंट्रापर्सनल जो मैंने आपको बताया था, है ना, वहाँ पे एक टर्म्स आया था इंट्रापर्सनल, मतलब जब स्वयं से बातें करते हैं, इंटरपर्सनल, इंटर मतलब दो, तो दो या दो से अधिक लोग जब होते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच जो संचार होता है ये इंटरपर्सनल होता है, ये अधिक इफेक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर तुरंत फीडबैक मिलता है ना। लेकिन इंट्रापर्सनल में क्या था, हम स्वयं से बातें कर रहे हैं, हमें कुछ भी रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है। इंटरपर्सनल में क्या होता है, तुरंत फीडबैक मिलता है और सेंडर रिसीवर के बीच क्या है, एक इंटरेक्शन बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से पारस्परिक संबंध, इमोशन, फीलिंग, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पत्रों के माध्यम से बात अगर हो रही है तो देखिए एक तो लिखित माध्यम से हो रही है ना, और दो व्यक्तियों के बीच हो रही है, तो ये आपका हो जाता है इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वो चाहे लिख के हो रहा हो चाहे बोल के हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपका इंटरपर्सनल नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी क्या है, इंटरपर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें देखिए यहाँ पर इंटरपर्सनल नॉन वर्बल और वर्बल, है ना, दो तरीके के हैं, और इंट्रापर्सनल नॉन वर्बल और इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देखिए इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर देखिए वर्बल और नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में क्या है, आप जब आप संकेतों के माध्यम से बताते हो, ठीक है, कोई जेस्चर्स के माध्यम से, आप फेशियल एक्सप्रेशन से बताते हो, ये नॉन वर्बल हो जाता है। वर्बल में क्या है, यहाँ पर हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच, है ना, पत्रों के माध्यम से हो रहा है, मतलब लिखित फॉर्म में हो रहा है, तो इस तरह से ये आपका इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पर इन्वॉल्व बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल है ये क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दो व्यक्तियों के द्वारा जो किए जाने वाला है ये आपका इंटरपर्सनल होगा। यहाँ पर आपसी अनुभव, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके अनुभव हो सकते हैं, आपके विचार, आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल हो गया जब दो लोगों के बीच में होगा, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होगा, और यहाँ पर दोनों तरह का होगा, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। अब वर्बल में वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर स्पोकन और रिटन वर्ड्स इंगेज एक्सचेंज विद इन इंडिविजुअल, है ना, तो यहाँ पर बोल के भी या लिख के वर्ड्स को बताया जा सकता है। इट इंक्लूड्स कन्वर्सेशंस, डिस्कशन एंड एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व लैंग्वेज, जो कि, तो इसमें देखिए ये हिंदी में यहाँ पर है, इसमें बातचीत, चर्चा और संचार का कोई भी रूप शामिल है जिसमें कि भाषा, जो भी लैंग्वेज शामिल है, तो यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो और आप कुछ भी यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को दे सकते हो।
लिखित हो सकती है, बोल के हो सकती है, मतलब जहाँ पर भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो ये हो जाती है आपकी क्या, ये हो जाती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पर कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, जैसे कि हमने बिना कहे ही, लेकिन हमने ऐसे थोड़ा सा माथों पे हमारे बल पड़ा, मतलब तो हमें लगा कि मतलब ऐसा लगता है दूसरे को कि इनको गुस्सा आ रहा है ना, तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपने जरा सा भी ऐसे मुंह बनाया कि आपको पसंद नहीं आ रही है चीज़, तो ये फेस से पता लग जाएगा, ये फेशियल एक्सप्रेशन। जेस्चर्स, है ना, पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। टोन ऑफ वॉइस, आपने तेज से बोला मतलब कि आप डांट रहे हो, डांटने के अंदाज में, है ना। तो इस तरह से ये सारे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। ठीक है। तो नॉन वर्बल वर्बल में कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन वर्बल में आपके जितने भी जो आप संकेतों के माध्यम से जो चीज़ें बताते हो, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर टोन ऑफ वॉइस मतलब आपने हाँ, या आपने कुछ नहीं बोला, मतलब आप बिल्कुल सहमत नहीं हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये जेस्चर्स हो जाते हैं, है ना। आवाज़ का स्वर, गैर मौखिक संकेत, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में कहा कि टर्म्स थोड़े इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आगे अभी और भी क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण बाधाओं को दूर करने की एक रणनीति है। तो देखिए संप्रेषण बाधाएं जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन को रिसीवर तो एज इट इज़ नहीं पहुँचने देती है ना, कुछ ना कुछ उसमें वहाँ पर क्या है दिक्कतें क्रिएट करेंगी। तो इस तरह से ये बाधाएं होती हैं। अब ये बाधाएं भी कई तरह की होती हैं, ये जब हम अभी आगे और पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बताएंगे। तो इसमें क्या होती है, आधारिक नियमों को तय करना, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर तकनीकी प्रावधान से कोई मतलब नहीं है, आक्रमण से कोई मतलब नहीं है, शब्द जाल का उपयोग कोई मतलब नहीं है। तो संप्रेषण बाधाओं को दूर करने के लिए क्या हम स्ट्रैटेजी को लगाते हैं, यहाँ पर कुछ नियमों को तय किया जाता है ना, इसलिए तब हम बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए, उसके बाद हम ये बैरियर्स कई तरह के होते हैं तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। संप्रेषण में कंधों को उचकाना, तो ये आपका क्या है, कंधों को उचकाना क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो उचकाना मतलब जैसे आप बोल देते हो ना श्रग ऑफ शोल्डर्स, तो मतलब जैसे आपने कोई चीज़ नहीं, आपको पता नहीं है, आपको या तो जानकारी, आपने ऐसे बोल दिया कि नहीं मुझे, मतलब ऐसे कंधों को उचका के बोल दिया, या फिर उदासीनता, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना, तो ये आपका हो जाता है उदासीनता से संबंधित है। ठीक है। तो ये उदासीनता, तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी है कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपको पढ़ना किस लेवल तक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है जो अंतः व्यक्तिक, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से के दायरे से बाहर होता है। तो अभी हमने देखिए दोनों चीज़ें बता दी आपको, इंटरपर्सनल भी बता दिया, है ना, इंट्रापर्सनल भी बता दिया। इंट्रा मतलब जो स्वयं से होता है, इंटर मतलब जो दो लोग के बीच में हो रहा था। तो अब जब इंटर के भी और बाहर होगा, है ना, अंतर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दायरे से बाहर, मतलब कि और बड़ा रेंज होगा, तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, ये मास कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो मास कम्युनिकेशन में मतलब जब हमारे पास ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, मास में है, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है वहाँ पे, और एक ही सोर्स से सबको वहाँ पर बताना है ना, कोई अपना मैसेज कन्वे करना है। वहाँ पर हमने पढ़ा था डाउनवर्ड, नीचे की तरफ था। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो कि जो नीचे की, मतलब जैसे किसी ऑफिस में जो नीचे के लोग हैं, किसी बॉस के जो अंडर में लोग हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मास कम्युनिकेशन, ऐसे संप्रेषण को मास कम्युनिकेशन कहते हैं जो इंटरपर्सनल के बाहर होता है ना। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग के साथ एक पक्षीय संप्रेषण, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक तो मिलेगा नहीं, जैसे कि मोदी जी हैं, तो यहाँ जब मास में लोगों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोई चीज़ मैसेज दे रहे हैं, तो क्या उनको फीडबैक तुरंत मिल पाएगा, उतनी भीड़ से नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उन्होंने अपना मैसेज उन्होंने दे दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी रिपोर्ट देनी है उन्होंने दे दी, लेकिन उनको फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। इस प्रकार के संप्रेषण में फीडबैक की मात्रा निम्न होती है। ठीक है। तो ये प्रचारित सूचना का मतलब, अगर आपको तुरंत कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो क्या होता है, हमें कहाँ से मिलती है, ट्विटर से मिल जाती है, तुरंत टीवी से मिल जाती है ना, तुरंत कोई भी खबर आई और टीवी पे आ गई, न्यूज़ पे आ गई, है ना, तो उससे हम अवेयर हो जाते हैं।
तो इस तरह से ये ब्रॉड पब्लिक ऑडियंस यहाँ पर होती है और इसी को मास मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं। और कौन कौन से इसके सोर्सेज होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ आ जाती है, मैगजीन में आ गई, इंटरनेट पे आ गई, है ना। तो इस तरह से ये अदर चैनल्स होते हैं, ये मास कम्युनिकेशन को यहाँ पर सोर्सेज के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हम एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को सूचित कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका चैटिंग ऑन व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। व्हाट्सएप पे चैट करना किसका उदाहरण है? तो व्हाट्सएप पे जब आप चैटिंग करते हो तो क्या होता है, आप इधर से इन्फॉर्मेशन मतलब अपना कोई मैसेज दे रहे हो और उधर से भी तुरंत रिप्लाई आ रहा है ना। तो ये किस तरह का हो जाता है? एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। सिंक्रोनस में क्या होता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर तुरंत आपको जो है मैसेज मतलब तुरंत रिप्लाई मिलता है, ठीक है, फीडबैक तुरंत मिलता है। फ्रेंडली कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना, नॉन वर्बल भी नहीं है। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जैसे ईमेल में आपने मैसेज छोड़ दिया, उसको जब टाइम मिलेगा तब वो अपना रिसीवर देखेगा, है ना। तो इस तरह से ये एसिंक्रोनस हो जाता है। सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो लाइव क्लासेस आप करते हो, तुरंत आपने पूछा और मैडम ने सवाल का जवाब दिया, है ना। तो यहाँ पर सिंक्रोनस में रियल टाइम कम्युनिकेशन हुआ और एसिंक्रोनस इसी का अपोजिट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है इन कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चरल बैरियर रेफर्स टू। तो क्रॉस कल्चरल बैरियर किससे संबंधित है? तो इसमें देखिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ये किससे संबंधित है ना। क्रॉस कल्चरल मतलब जहाँ डिफरेंट आपके जो अलग अलग संस्कृति के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इससे संबंधित होता है ना। तो इसमें देखिए पर सांस्कृतिक अवरोध किससे संबंधित है? अवरोध मतलब जैसे कि कोई जो है अदर लैंग्वेज का है, आप हिंदी बोलने वाले हो और आपके सामने तेलुगु बोलने वाला या तमिल बोलने वाला है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो यही कह रहा है कि संप्रेषण में जो क्रॉस कल्चरल बैरियर है वो किससे संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप लोग इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या जनरल ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित है, परसेप्शन ऑफ पीपल लोगों के अवबोध से, फिजिकल एंटाइटीज भौतिक सत्ता या वक्ता की सत्यनिष्ठा, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, ठीक। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा किस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण की गांधीवादी विधि को किस रूप में जाना जाता है। सारे क्वेश्चन 2021 में सब पूछे गए हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी तरह हम सारे 2023 तक के पूरे करेंगे और इसके अलावा भी और आपको MCQs कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण की जो गांधी विधि थी, गांधीवादी, है ना, तो गांधीयन मेथड जिसको बोलते हैं, ये क्या था? गांधीवादी का मतलब वो किस तरह के मार्ग पे चलते थे, सत्य, अहिंसा, है ना, किसी तरह से मतलब किसी को हर्ट नहीं करना, इस तरह से। तो इसमें क्या था, ये इसको हमने कहा, इसको जो नाम दिया गया वो मास लाइन कहा गया, है ना। ना मैसिव से भी मतलब नहीं है, पर्सनल नहीं है, नॉन टेक्नोलॉजिकल, ये सब नहीं है, ये मास लाइन से संबंधित था। अब इसमें क्या होता है, मास लाइन में मास लाइन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थॉट, नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब जो कि सामान्य जनता है उसकी भी ज़रूरत को समझना, चिंताओं को समझना, विचारों को जानना, है ना। तो ये मास लाइन किससे संबंधित था? ये गांधीवादी में क्या था, वो सत्य अहिंसा पे जोर देते थे, झूठ ना बोलना, है ना, झूठ मत बोलो, सच बोलो, अहिंसा परमो धर्मम, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें उनके जो है, जो भी उनके उसमें थी, मतलब जो भी उनका सिद्धांत था उसके आधार पे। तो इसमें जनता को उनके मुद्दों और आकांक्षाओं की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। ऐसा नहीं कि जो अगर पार्टी का नेता मतलब अगर वो ज़्यादा मजबूत है तो वो जनता की नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जनता की भी सक्रिय रूप से समझने की, सुनने की जो है बात को रखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मास लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्टिवली लिसनिंग टू द मासेस टू आइडेंटिफाई देयर इश्यूज एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मास लाइन कम्युनिकेशन, है ना, गांधीवादी विधि जिसको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, साथ में पूरी थ्योरी हो गई और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और इसी तरह हम लोग क्वेश्चन प्लस थ्योरी आपका सारा पार्ट करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको टू द पॉइंट और सारी चीज़ें जल्द से जल्द बताऊँ, ठीक है। तो
होमवर्क क्वेश्चन को जरूर आप लोग रिप्लाई करिए कि उसमें क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है और सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बिल्कुल आपका ऐसे ही जो नए नए क्वेश्चन भी आपको बीच में मिलेंगे उनके भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यूनिट्स भी आपकी ऐसे ही चल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।